हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एजुकेशनल रिसर्च। ये यूजीसी नेट, स्लेट, बीएड और एजुकेशन फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So the first slide is about meaning and scope of educational research. Now, what is educational research? Educational research is a systematic, scientific investigation designed to solve educational problems, develop new knowledge, and improve teaching learning processes. एजुकेशनल रिसर्च का मतलब होता है एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करना। जैसे बच्चे मैथ्स क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, या कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट होता है, इन सब का जवाब रिसर्च देता है। इट डेवलप्स न्यू नॉलेज एंड इम्प्रूव्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। इसका मतलब रिसर्च हमारे स्कूल कॉलेज के टीचिंग सिस्टम को और बेहतर बनाती है। जैसे नया टीचिंग मेथड, न्यू टेक्निक्स, बेटर टेक्स्ट बुक, ये सब रिसर्च की वजह से ही आता है। It employs rigorous methodologies to collect, analyze, and interpret data related to educational phenomena, policies, and practices. Research हमेशा प्रॉपर मेथड फॉलो करती है, मतलब डेटा कलेक्ट करना, उनको एनालाइज करना और फिर सही सॉल्यूशन निकलना। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 स्टूडेंट्स का सर्वे करना, उनके मार्क्स को फिर एनालाइज करना और उसका कंक्लूजन निकाल के एक अच्छा और बेहतर डिसीजन लेना। Next is about scope and applications. The scope extends across curriculum development, instructional strategies, educational psychology, policy formulation, assessment methods, and institutional effectiveness. एजुकेशनल रिसर्च करिकुलम बनाने में हेल्प करती है, जैसे सिलेबस को क्या इंक्लूड किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। एजुकेशनल रिसर्च बताती है कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है, उनको मोटिवेट कैसे करें, एग्ज़ाम्स का पैटर्न कैसा हो। जैसे पॉलिसीज़ लाइक NEP 2020 भी रिसर्च के बेसिस पर ही बनाई जाती है। Our second slide is about understanding the scientific method in research. The scientific method provides a structured framework for conducting reliable and valid research. It transforms curiosity into systematic inquiry through well-defined sequential steps that ensure objectivity and reproducibility. अभी हम ये साइंटिफिक मेथड रिसर्च में कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइज एंड क्लियरली डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन और इशू रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन। पहले हम प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि बच्चे रीडिंग में क्यों वीक है। एंड द सेकेंड step is review literature. Examine existing research to understand current knowledge and identify gaps. पहले से किसने क्या रिसर्च किया है इस टॉपिक पे, वो हम लोग देखते हैं। गूगल के मदद से, रिसर्च जर्नल्स के मदद से, थेसिस के मदद से ये हम लोग देख सकते हैं। एंड द थर्ड इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। डेवलप टेस्टेबल प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। एक प्रेडिक्शन बनाते हैं, जैसे मोबाइल यूज़ ज़्यादा होता है तो कंसंट्रेशन कम होता है। ऐसे अलग अलग प्रेडिक्शंस लगाते हैं और हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक एजम्पशन होता है, एक गैस होता है, मोर लाइक ए एजुकेटेड गैस। एंड द फोर्थ स्टेप इज डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। कैसे हम लोग रिसर्च करेंगे, हम लोग एक अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। सैम्पलिंग और डाटा कलेक्शन मेथड्स हम लोग डिसाइड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज कलेक्ट डेटा। गैदर इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली यूजिंग वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स। स्टूडेंट्स से हम लोग क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, या डाटा, ये सब डाटा कलेक्शंस का एग्जाम्पल्स होता है। Sixth is analyze result. Apply statistical or qualitative techniques to interpret findings.
डेटा को ग्राफ्स, चार्ट्स, कैलकुलेशंस से हम लोग एनालाइज करते हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज ड्रॉ कंक्लूशंस टू डिटरमाइन वेदर हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड एंड डिस्कस अबाउट द इम्प्लीकेशंस. फाइनली हम लोग रिजल्ट निकालते हैं. हाइपोथेसिस सही था या गलत वो हम लोग देखते हैं. फिर आता है हमारा थर्ड स्लाइड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड. Four fundamental characteristics distinguish scientific research from casual observation, ensuring that findings are trustworthy, verifiable, and contribute meaningfully to the knowledge base. The first is replicability. Research procedures must be clearly documented so other researchers can repeat the study under similar conditions and verify results. This ensures findings are not coincidental but represent genuine patterns. इसका मतलब है रिसर्च ऐसे लिखी जाती है कि कोई दूसरा रिसर्चर भी रिपीट करे तो सेम रिजल्ट आए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 5th क्लास के 100 स्टूडेंट्स का मैथ्स टेस्ट एनालिसिस करूँ तो कोई और भी करे तो सिमिलर ही रिजल्ट आए. Second is precision. Measurements and observations must be accurate, detailed, and exact. Operational definitions, standardized instruments, and careful documentation eliminate ambiguity and enable meaningful comparisons across studies. इसका मतलब है सब मेजरमेंट्स एग्जैक्ट एंड क्लियर होते हैं. नेक्स्ट इज falsifiability. Hypotheses must be stated in ways that allow them to be proven wrong through empirical testing. This principle, proposed by Karl Popper, distinguishes scientific claims from untestable beliefs. हाइपोथेसिस गलत भी प्रूफ हो सकती है. ये साइंटिफिक अप्रोच का पार्ट है. ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया है वो हमेशा ही एंड ऑफ द रिसर्च में सही निकले. कभी कभी हमारा हाइपोथेसिस गलत भी निकल सकता है, बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट द रिसर्च. आफ्टर कंप्लीटिंग द रिसर्च ही हमको पता चलता है कि जो हम लोगों ने एजम्पशन किया है वो सही है या गलत. नेक्स्ट इज पार्सिमोनी, ऑल्सो नोन एज ओकैम्स रेजर. This principle favors simpler explanations when multiple theories explain the same phenomenon equally well. Unnecessary complexity should be avoided in favor of elegant, straightforward interpretation. जब दो एक्सप्लेनेशन हो तो सिंपल वाली प्रीफर होती है. इसको ऑकम्स रेजर भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. Exploratory research. Conducted when little is known about a phenomena, it aims to gain insights, identify patterns, and generate hypotheses for future investigation. Often qualitative in nature, using interviews, focus groups, or case studies to explore new territory. जब टॉपिक के बारे में बहुत कम पता हो तब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल, मेटावर्स एजुकेशन पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. Seeks to establish cause and effect relationships between variables, goes beyond description to explain why and how phenomena occur, typically employs experimental or correlational designs to test hypotheses and build theoretical understanding. ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढती है. जैसे मोबाइल यूज़ से मार्क्स कम होते हैं तो मोबाइल मार्क्स कम होने का एक रीज़न हुआ. Third is descriptive research. Aims to accurately portray characteristics of individuals, situations, or groups. Answers questions about what, where, when, and how much. Uses surveys or observational studies and case studies to provide detailed accounts of current conditions. इसका मतलब ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बस डिस्क्राइब करती है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, ये सब. And the second slide is about aims of research as a scientific activity. Educational research serves multiple interconnected purposes, each contributing to the advancement of knowledge and improvement of practice. Understanding these helps researchers align their work with broader scientific and practical goals. First is problem solving. Problem solving addresses
immediate practical challenges faced by educators, administrators, and policymakers. Research identifies effective interventions, evaluates programs, and provides evidence based solutions to real world educational issues. Schools के practical problems solve करना, for example, dropout rate. Second is theory building. It develops comprehensive explanatory frameworks that organize existing knowledge and guide future inquiry. Theories synthesize empirical findings into coherent systems, revealing underlying principles that govern educational phenomena. नए रूल्स theories बनाने में help करना, for example learning theories. Prediction uses established relationships to forecast future outcomes and trends. Predictive research enables proactive planning, helps anticipate consequences of policy changes, and supports data driven decision making in educational context. इसमें हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे स्कूलिंग का ट्रेंड, एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस एक्सेट्रा. Our next slide is about types of research, purpose-based classification. The first is fundamental research, also called pure or basic research. It pursues knowledge for its own sake without immediate practical application, explores theoretical questions, tests models, and expands understanding of learning processes, motivation, and cognition, forms the foundation for future applied work. फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसका डायरेक्ट यूज़ डेली लाइफ में नहीं होता है, पर ये न्यू थ्योरीज, न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट्स बनाने में हेल्प करती है. इसका मेन गोल नॉलेज इंक्रीज करना होता है. ये क्यों किया जाता है? सिर्फ नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए, किसी का प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन देने के लिए, फ्यूचर रिसर्च के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसर्चर एक स्टडी करता है कि हमारे ब्रेन लर्निंग प्रोसेसेस में कैसे काम करता है. इसका डायरेक्ट स्कूल में यूज़ नहीं होता है, पर फ्यूचर में टीचर्स इसको यूज़ करके बेटर टीचिंग मेथड्स बना सकते हैं. पियाजे और वाइगोत्स्की ने जो लर्निंग थ्योरीज दी थी, ये थ्योरीज डायरेक्ट क्लासरूम में यूज़ नहीं होती थी, बट आज उन थ्योरीज की वजह से मॉडर्न टीचिंग मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं. फंडामेंटल रिसर्च नॉलेज को डीप बनाती है और बाकी रिसर्च इसके ऊपर बिल्ड होती है. नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च. Applied research addresses specific practical problems with direct immediate utility, evaluates programs, compares teaching methods, or assesses policy impacts. Results directly inform practice and help stakeholders make evidence-based improvements in educational settings. अप्लाइड रिसर्च वो होती है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है. इसका रिजल्ट डायरेक्टली स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लासरूम्स, पॉलिसीज़ में यूज़ होता है. ये क्यों किया जाता है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने के लिए, टीचिंग मेथड्स इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स को बेटर बनाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा टीचिंग मेथड 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है? टीचर 2 मेथड टेस्ट करते हैं और फिर जो मेथड बेटर हो वो स्कूल में यूज़ किया जाता है. गवर्नमेंट NEP 2020 में जो चेंजेस किए हैं वो सब रिसर्च के बेसिस पर किए गए हैं. ये अप्लाइड रिसर्च का एक एग्जाम्पल है. ऑनलाइन क्लासेस इफ़ेक्टिव थी या नहीं, स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, बेस्ड ऑन दैट डाटा इम्प्रूवमेंट किए गए थे. अप्लाइड रिसर्च क्लासरूम की प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है और डायरेक्ट practical benefit देती है. And the third is action research, conducted by practitioners within their own context to improve their practice. Teachers, administrators, or counselors systematically investigate problems they face, implement interventions, and reflect on outcomes. Emphasizes cyclical process of planning, acting, observing, and reflecting. अभी एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जो टीचर्स या प्रिंसिपल्स अपने क्लासरूम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. ये स्मॉल लेवल पर किया जाता है और एक फास्ट रिसर्च होती है. व्हाई इज़ इट डन? इट इज़ डन बिकॉज हम लोग जो क्लासरूम की तुरंत प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं.
स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्शन रिसर्च टीचर खुद करता है, अपनी क्लास में करता है और स्मॉल ग्रुप में होता है। इसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन मिलता है और ये एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है। इसमें पहले हम लोग प्लान करते हैं, फिर हम लोग एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फाइनली हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर एक नया स्ट्रेटजी लगाता है। फर्स्ट वीक में वो स्ट्रेटजी लगाकर टीचर ऑब्जर्व करता है और चेक करता है कि ये स्ट्रेटजी यूज़ करने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। अगर क्लास में कोई डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है और फिर कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक है तो ये एक्शन रिसर्च हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक्शन रिसर्च टीचर के लिए एक मैजिक टूल है। जो प्रॉब्लम क्लास में होती है उसी क्लास में उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिसर्च समझ में आ गया है। फंडामेंटल रिसर्च क्या करते हैं हम लोग, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। अप्लाइड रिसर्च हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं स्कूल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और एक्शन रिसर्च हमारा टीचर्स और प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो अपने क्लासरूम के प्रॉब्लम्स का क्विक सोल्यूशन निकालने के लिए एक्शन रिसर्च यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च. Researchers employ two major paradigmatic approaches, each with distinct philosophical foundations, methodologies, and strengths. Understanding both is crucial for the preparation of UGC NET and as well as SLET and for selecting appropriate methods for specific research questions. The first one is quantitative approach. क्वांटिटेटिव अप्रोच में जो फिलॉसफी है वो पॉजिटिविस्ट पैराडिगम एम्फसाइजिंग ऑब्जेक्टिविटी, मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्च है जिसमें नंबर्स, मेजरमेंट्स, परसेंटेजेस, स्कोर, स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, यानी डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। जब हमें लार्ज ग्रुप के बिहेवियर को समझना हो, जब हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए हो, जब हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो, तब हम लोग क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितने परसेंट स्टूडेंट्स साइंस को डिफ़िकल्ट मानते हैं? अगर ये हम लोग अप्रोच ले तो 20 स्टूडेंट्स का सर्वे हम लोग करते हैं। 63% अगर बोलते हैं डिफ़िकल्ट है तो ये एक क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्योंकि हम लोगों को एक वैल्यू मिल रहा है, एक क्वांटिटी मिल रहा है। मोबाइल यूज़ ज़्यादा करने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं, तो ये भी एक क्वांटिटेटिव है। नेक्स्ट इज़ और एक बात, क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम नंबर्स के थ्रू स्टडी करते हैं। हम लोग मार्क्स देखते हैं, डेटास देखते हैं, स्कोर्स देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम फीलिंग्स, बिहेवियर्स, एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस को समझते हैं। इसमें नंबर्स नहीं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं। जब हमें किसी टॉपिक को डेप्थ में समझना हो, जब फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, रीजंस, इमोशंस इम्पॉर्टेंट हो, तो हम लोग ये अप्रोच लेते हैं। हम लोग इस अप्रोच को हम लोग स्मॉल सैम्पल में लेते हैं। हम लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टोरी लाइक डेटा लेते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग, हम लोग डिटेल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में बोर्ड होते हैं तो वो हमको जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे। तो हर एक स्टूडेंट्स का रीज़न अलग अलग होगा, तो ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच हुआ। सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, टीचर अपना टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इंटरव्यू की मदद से, ऑब्जर्वेशन की मदद से, तो ये भी एक क्वालिटेटिव हुआ। क्वालिटेटिव अप्रोच ह्यूमन फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को समझने में हेल्प करती है। इसमें नंबर्स नहीं, स्टोरीज होते हैं।